आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। एक नया इश्क सजा लेती है पेशानी पर, एक नया इश्क सजा लेती है पेशानी पर, जब मुझे उसकी मोहब्बत का यकीन होता है। एक मुअम्मा है मेरे इश्क में वहशत लोगो, दिल कहीं है तो मुझे दर्द कहीं होता है। गालिबन शायर ने पाकिस्तानी सियासत की अजब कारगुजारियाँ अपने शेर में बयान की हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक सेकंड में जो हराम होता है वो अगले ही लम्हे में हलाल हो जाता है। आज जो दोस्त होता है कल वो बहुत पुराना दोस्त बन जाता है और उसके बाद फिर वो इतना जानी दुश्मन हो जाता है कि जिसका तसव्वुर भी मुहाल होता है। कल के अपने आज फिर बेगाने हो गए। नून लीग पीपीपी में फाइनली किशोर कुमार और लता मंगेशकर के जितने डुएट गाने हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे एंड दिस दैट जो भी गाए गए थे दोनों रहनुमाओं की जानिब से, वो सब अनका हो चुके हैं। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर तोपे तान लिए हैं। एक दूसरे के खसाइल और अयूब को बड़ी फसाहत और बलागत के साथ बयान किया जा रहा है जैसे लोगों को कुछ पता नहीं। शहबाज शरीफ साहब को अचानक इतने दिनों के बाद अपने दोस्त के, मैं यारेगार कहूँगा तो शायद मेरा ख्याल गलत ना होगा, जरदारी साहब के वो भूले बिसरे स्विस अकाउंट्स याद आए जो इतने अरसे से शहबाज शरीफ साहब दानिस्ता या नादानिस्ता भूले बैठे थे। अब ज़रा कोई उनसे ये पूछे कि हज़रत ये स्विस अकाउंट्स और गरीबों की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कि गरीबों का इलाज हो जाता तो फलाना हो जाता, ये सारी बातें आपको पहले ख्याल नहीं आया था। मैं बहुतेरी कोशिशें कर चुका हूँ लेकिन वो एक शॉर्ट जो मैं आपके लिए लाया था बड़ी अरक्रेज़ी से निकाल के कि जरदारी तुम्हें सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम भी नहीं, नाम तो खैर 2-3 दफ़ा चेंज करवा चुके हैं अपना। एक बहरहाल साउंड बाइट इनका मौजूद है रेंटल पावर के हवाले से, फिर जरदारी साहब और तशद्दुद के हवाले से इन्होंने कुछ कहा था, मारने पीटने के हवाले से। दोनों नेक टू नेक चलाओ यार। रेंटल पावर प्रोजेक्ट जरदारी साहब सदर थे, क्या उसके ऊपर नोटिस लिया गया? अरबों रुपए खाए गए। नंदीपुर का जो बेड़ा गर्क हुआ उसका ये बाबर अवाम उसका जिम्मेदार है। जरदारी साहब सदर थे। मफामत के बादशाह की घन गरज पर खादिम आला भी भड़क उठे। आसिफ अली जरदारी को दिल खोल कर सुनाई। इन्होंने स्विट्जरलैंड में पैसा पाकिस्तान के गरीब कौम का बेवाओं का यतीमों का पैसा लूटा। एसएसजी और कटेकना के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए $60 बिलियन, 6 अरब रुपया। अगर 6 अरब रुपया यहाँ पर अवेलेबल होता तो किसी गरीब के बच्चे का कैंसर का इलाज हो गया होता। जरदारी तुम्हारी बात देंगे, तुम्हारे टोले को मार देंगे। और फिर पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा एक अजीम कुव्वत बनेगा। हमारा आपसे वादा है खुदा के फजल करम से। क्या टाइम पास करते हैं और वो भी इतने सीनियर पोजीशन पे। पाकिस्तान बनेगा, अजीम बनेगा, गरीब जहाज ले लेगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा, किशोर जिंदा हो जाएगा। क्या मतलब कोई खुदा का खौफ करे यार। इतनी सीनियर पोजीशन पे आकर के इतनी ढिठाई से दरोगोई, हद हो खुदा। मतलब मेरे अल्फाज मेरी जुबान पे आ करके दम तोड़ रहे हैं क्योंकि अगर मैंने एक लफ्ज़ भी अदा किया तो बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं जरदारी साहब में बुराइयां क्या थी, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने हमें आपको बताई, मुझे तो पता नहीं था और आपको भी नहीं मालूम था, जरदारी साहब को भी नहीं पता था। लेकिन इन तमाम तर बुराइयों के बाद इससे थोड़े से अरसे पहले की एक वीडियो जिसमें मुबहम अंदाज में माजरत करते दिखाई दे रहे हैं इन्हीं जरदारी साहब से जिनको अली बाबा 40 चोर जरदारी और उसका टोला स्विस अकाउंट भी भूल गए थे, वो गरीब भी भूल गए थे जो इनके दरवाजे पे सुबह दस्तक दे के उसने उनको उठाया था इस जलसे के रोज कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे चल के जलसे में पीटो। अब जरा दिखाइए इनकी वो माजरत। मैंने माजरत करनी हुई है, अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूँ, फिर कर लेता हूँ। देखिए बात खत्म हो गई, मैंने माजरत कर ली है। वो जो मैंने बोला था वो झूठ था, लेकिन चूंकि मैं हुक्मरान हूं और हुक्मरानों को 7 खून माफ होते हैं इसलिए झूठ वूठ सब चलता है। पाकिस्तानी सियासत में तो वैसे भी जरदारी साहब भी बता चुके हैं कि सियासी मुआहदे कोई कुरान और हदीस नहीं हुआ करते। अगर किसी सियासतदान ने थोड़ा सा, यानी उसके लिए इतना बड़ा और हमारे लिए इतना सा, तो कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले कि मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ, एक और चीज़ है मेरे पास, नवाज, हाँ वो दिखाइए ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गले मिल रहे थे और ज़रा प्यार मोहब्बत की पतंग उड़ रही थी, जरदारी साहब जब आए थे उनके पास, कितनी खूबसूरत बातें माजी में दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए किया करते थे। ज़रा दिखाओ भाई। दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर यहाँ पे वेलकम करता हूँ
आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ़ लाए हैं और मेरे वालिद गिरामी मरहूम की कब्र पे फातिहा खानी के लिए तशरीफ़ लाए। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आसिफ जरदारी साहब का, इनके रफ़ाक़ा कराम का। आप ज़रा दिखाइए आसिफ जरदारी साहब ने किस अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। मेरा आज लाहौर में और आप दोस्तों से मिलने का ये समझिए कि मियाँ साहब के पास आना ज़रूरी था। मियाँ साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। फिर क्या हुआ अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हूं तो मैं सियासतदान जमहूरियत के ऊपर फ़ौरन डाका मारने का नारा लगा दूंगा कि देखिए जी जमहूरियत को डिरेल किया जा रहा है। ये सब कुछ देख करके आप कुछ गड़बड़ हो गए होंगे, पहले तारीफ फिर बुराई फिर तारीफ, उससे पहले माजरत। असल में इस वक्त पोजीशन क्या है? इस वक्त पोजीशन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान और भारत की अफवाज एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके और बिल्कुल गन पे ट्रिगर पे हाथ रखे हुए होती हैं, दोनों रहनुमा इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन पे आ चुके हैं। पहले गोली कौन चलाएगा इसका फैसला करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ अब्दुल मन्नान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आज इस धामरा साहब को मैंने ज़हमत कलाम देनी है। ब्रेक के बाद यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आने। वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ अब्दुल मन्नान और आजिज़ धामरा साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। मन्नान साहब, सर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। 1990 की सियासत एक मरतबा फिर हमारे दरों पर दस्तक दे रही है और दोनों तरफ से बंदूकें तान ली गई हैं। पहला फायर कौन करता है ये जानना है। ये मुझे बताइए, आसिफ अली जरदारी जिन्हें कल तक कहा जाता था कि वो सब पे भारी हैं, मियाँ साहब उनको ड्रैग करके ले गए, उनको राइड करके ले गए और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया, उनकी पुश्त में छुरा भी भौंका, इतने सारे काम उन्होंने किए, तो उसके लिए किस पीर फ़कीर की दुआएं उनके साथ थी मियाँ साहब के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये जो सियासत हो रही है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम एक एक लम्हे में देख रहे हैं। इस वक्त जब हमारे ये फैसले आएंगे कि जिसने एसएसपी को मारा इस्लामाबाद में, जिन्होंने पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा, जिन्होंने पीटीवी पे कब्ज़ा किया, वो बरी और एक ही मुजरम है नवाज शरीफ। ठीक है। और जब हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं देखो जी ये अदारों के बारे में क्या। उन्होंने खुद हामिद मीर के इंटरव्यू में कहा है कि 2013 के इलेक्शन की शिकस्त की वजह अदलिया और फौज थी। चेक कर ले आप, परसों प्रोग्राम हुआ है हामिद मीर का, ताज़ी सुलह हुई है। ठीक है। और आप उस आदमी को दबा रहे हैं। मेरे पास एक तस्वीर पड़ी, आप कहें तो दिखा दें। 1970 में जनरल याहिया खान इत्तफाक फाउंडी का विजिट कर रहे हैं। ठीक है। उस वक़्त नवाज शरीफ ठीक है। जब शौकत खानम को पैसे भी दिए 50 करोड़ और ज़मीन भी सरकारी अलॉट की, उस वक्त भी नवाज शरीफ ईमानदार था। जब उनसे तख्ती लगवा कर इफ्तिताह कराया उसको भी। और फिर थोड़ा इस्लाम पे आ जाए मेरा भाई, इस मुल्क में क्या हो रहा है? मुझे तो डर आ रहा है कि इस मुल्क पे कहीं अजाब ना आ जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सगे बेटे को जब ज़ना का इल्ज़ाम लगा तो फैसला हुआ कि इसे 100 दुर्रे मारो और अगर फौत हो जाए तो बाकी दुर्रे इसकी कब्र पे मारो। ठीक है जी। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, हम बातें सुन के बड़े खुश होते हैं। रोज़ाना जो कुछ हो रहा है, सादकाबाद के जलसे में परसों साबित कर दिया है कि जनूबी पंजाब भी नून लीग का इंशाल्लाह गढ़ है। चलें, ये तो मालूम करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे बताइए आजिज़ धामरा साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ मैं। ये मुझे बताइए कि ये 90 की सियासत जो हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट को
इस्टेब्लिशमेंट से मियाँ साहब ने हर वक्त लड़ाया, चालाक निकले, हम सियासत वो तिजारत करते हैं, हमारी टांगें खींचता रहा, इदारों से जो है वो मोतरज़ हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आसिफ अली जरदारी साहब के इदारों से महाजाराई ना की जाए। ये अचानक एक बार फिर वही गड़े मुर्दे उखाड़ने की नौबत क्यों आ गई? फिर मिसाके जमहूरियत करेंगे, कल को फिर एक थाली में बैठ के खाएंगे और फिर कल को हम लोग सब वही एंकर बेवकूफ़ बन जाएंगे, फिर वही सब सवालात कर रहे होंगे। तो ये मौका क्यों आया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे मियाँ साहब की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। अगर उन्होंने जवाब बाद में कुछ ऐसी बातें की जिसका मैं अभी रिस्पॉन्स ना कर सकूं तो बिल्कुल उनकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आपका सवाल मैं सुन पा रहा हूँ। देखें, आपने कहा और जो बातें की कि 90 की दिहाई में ये चीजें जा रही हैं, मगर एतमाद भी कोई चीज होती है। माजी में आपने देखा कि जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयां हुई वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से होती रही पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मगर उसके बावजूद एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और उसके बाद एक एतमाद की फिजा बहाल हुई। और 2014 के अंदर जब ये खुद इस्तीफा देने के चक्रों में थे और अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके थे, मगर उस तरह की जो जमहूरी सिस्टम को बरकरार रखने वाली पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी थी। हत्ता कि इनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो उन्होंने एक बयान दिया वजीर दाखिला साहब ने, जब मियाँ साहब को अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, उस वक्त भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दिए, मगर हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मगर हमें क्या पता कि पसे पर्दा वो अपने सारे मामला जो है सीधे कर रहे हैं। उनकी नजर जमहूरी इदारों पार्लियामेंट की मजबूती के बजाय अपनी जात की मजबूती थी। तो जाहिर मजबूरन फिर पीपल्स पार्टी को ये बयान देने पड़ते हैं कि हमने आपको एक सिस्टम को बचाने के लिए जो ताउन हाथ बढ़ाया था आपने। सर लेकिन आजिज धामरा साहब, यहाँ ख्वाजा आसिफ साहब का एक अखबारी बयान मेरे सामने मौजूद है, उसमें उन्होंने इंकशाफ फरमाया है कि पीपीपी पर कब्जे के लिए जरदारी की मदद की। फरमाते हैं नवाज शरीफ के आसिफ जरदारी पर बहुत एहसानात हैं, बीबी की शहादत पर अफसोस के लिए गए तो ये हमें एक अलहदा कमरे में ले गए और कहा कि मैं पार्टी की क़यादत चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। हमने अमीन फ़हीम को साइडलाइन किया, हमारा ख्याल था इससे जमहूरियत को फ़ायदा होगा। हमने पार्टी पर कब्जा करने में इनकी मदद की, इसका गवाह बिलावल भी है। तो सर ये तो सारी कहानी उल्टी हो गई, तो फाइल अपने गले में आ गई। ये कौन बयान दे रहा है? ये ख्वाजा आसिफ साहब। ये वो लोग बयान दे रहे हैं जो अगर ये सारी हकीकतें थी तो उस टाइम क्यों नहीं बयान कर रहे थे? ये आज तो जरदारी साहब ने इनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उस टाइम इनको जब ये सवाल कर सकते हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे कि इतना अर्सा आप खामोश क्यों रहे, तो अब तो इनसे क्या उम्मीद रखें? ये तो जरदारी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, ये इदारों की किस तरह इज्जतें कर रहे हैं और इदारों के हवाले से क्या क्या बयान दे रहे हैं, वो तो आपको पता है कि तो किस तरह की सियासत करनी है और आइंदा किस तरह की सियासत का इरादा रखते हैं। अगर ये सारी चीजें थी तो इनको उस टाइम की सामने की चीजें लानी चाहिए। अब आजिज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये आपने पीपल्स पार्टी ने मेडिकल रिपोर्ट जारी की है, सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और तलाल साहब, इन तीनों को नफ्सियाती इलाज की जरूरत है। सर ये इतनी अंदर की इंफॉर्मेशन और वो भी सईद गनी साहब और ये मौला बख्श चांडियों को कैसे मिल गई सर? देखें जी, जिस तरह की हालात से ये दो चार हैं हमारे दोस्त, उससे तो लग ये रहा है, क्योंकि ये अपने आप को नजरियाती कहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि ये नजरियाती नहीं नफ्सियाती है। और अब के जो बयानात इन्होंने शुरू कर रखे हैं इदारों के खिलाफ और पॉलिटिकल लीडरशिप, और खास तौर पर वो पार्टी जिनको आपने हर मौके पर इंतकाम का निशाना बनाया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, इंतकाम लिया, सारी चीजें की, मगर बावजूद सिस्टम को बचाने के लिए जो शख्सियत आपके साथ खड़ी रही, आज मौसम कशी का मुजाहरा करते हुए जब आप इस तरह के बयान देंगे तो मेरे ख्याल में मौला बख्श चांदी और सईद साहब का जो अंदाजा भी है या उनके पास जो रिपोर्ट आ चुकी होगी, मेरा राब्ता नहीं है, तो बिल्कुल ठीक और राइट वे में वो बात कर रहे हैं। मियां मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद है भाई। अच्छा मन्नान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये मेडिकल रिपोर्ट की बात मैंने आपकी अदम मौजूदगी में पूछी, ये राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और तलाल साहब की ज़हनी कैफियत के बारे में मौला बख्श चांडियों ने एक मेडिकल रिपोर्ट जारी की थी, उसको ऑथेंटिकेट किया आजिज धामरा साहब ने। अब एक इन अंदर की इंफॉर्मेशन, और ये इतने अंदर की इसने बेड़ा भाई नहीं उसके ऊपर मत जाइए वरना मामला जो है वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा सुनिए, ये एक बहुत अंदर की न्यूज, इतनी अंदर की कि ये अखबार में छप गई है। ये खबर सुन लीजिए पहले। सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, और ये कह रहे हैं सोहेल अनवर सयाल साहब। फरमाते हैं राव अनवार को जान का खतरा था,
चीफ जस्टिस के कहने पे सिक्योरिटी दी। तो सर आपके ख्याल में ये राव अनवार को जान के खतरे से बचाने के लिए उनके घर के बाहर, जो मलीर कैंट में जाहिर है उनका घर है, मैं तो खैर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ये मुझे बताइए उस एक आदमी के ऊपर जिसके ऊपर 400 प्लस मर्डर्स के चार्जेस हैं, वक्त आएगा तो शायद वो प्रूफ भी हो जाएं, आपके ख्याल में उसकी जान की हिफाजत सोहेल अनवर सयाल साहब ने तमाम कामों को छोड़ करके क्यों मुकद्दम समझी है? चीफ जस्टिस साहब ने तो और बहुत सारे काम कहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहे? देखा, राव अनवार किसके कहने पे बंदे मारता था? 400 बंदे उसने मारे, फिर आके वो इस्लामाबाद छुप गया, फिर वो पता नहीं किन की हिफाजत में रहा, फिर वो किन की हिफाजत में सुप्रीम कोर्ट के उस दरवाजे से पेश हुआ जिससे आज तक कोई मुजरम पेश नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड की बातें हैं और आपके मीडिया की बातें हैं। अब राव अनवार को सिक्योरिटी देनी है, दे रहे हैं मलीर में उसके घर में, इसलिए कि उसको सिला दिया जा रहा है कि उसने बेगुनाह नौजवानों का खून बहाया है। ये और फिर जब हमें कहते हैं कि फलां के इलाज कराओ, वो बयान भी ज़रा चला दे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, और वो हो गई अदारों की इज्जत, वो हो गया मेरा भाई अदारों का एहतराम। और जब हमारा लीडर ये कहे कि पीछे कोई खुफिया हाथ है तो वो कहते हैं जी वो हो गई अदारों की बेइज्जती। आज तक हमने डायरेक्ट किसी को हिट नहीं किया। सर एतराज यही तो है कि अगर डायरेक्ट करें तो जरा अच्छा भी लगे, क्योंकि मतलब ये इशारों के नाम में काम कैसे कब तक चलता रहेगा? बात सुने, बात ये है कि ये हम पीपल्स पार्टी, हम जॉइंट सेशन में थे, इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। हमारे 186 मेंबरान 214 के धरने के बदतरीन हालात में, जब पार्लियामेंट के रास्ते बंद थे, रोज़ाना वहाँ गुंडागर्दी होती थी, वहाँ एसपी को मारा गया, हमारे मेंबरान की गाड़ियों पे डंडे बरसाए गए, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया, उस वक्त भी हमारा एक मेंबर इधर से उधर नहीं हुआ, नवाज शरीफ के साथ थे। राइट, यहाँ वक्त हुआ है नाजरीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक आएंगे तो आजिज़ धामरा साहब से मजीद और मियाँ अब्दुल मन्नान साहब से मजीद कुछ चश्म कुशा इंकशाफात, जो मजीद मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इंकशाफ कहना ज़रूरी है, अपने तौर पर उस पर रोशनी डालने के लिए कहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आजिज़ धामरा साहब, ये राव अनवार से जो रिश्तेदारियां दिखाई जा रही हैं, अभी मियाँ अब्दुल मन्नान साहब ने भी जिक्र किया कि राव अनवार से उल्फत का कुछ इन्वर्टेड कॉमाज में ख़ास सबब भी हो सकता है। सोहेल अनवर सयाल साहब को चीफ जस्टिस साहब ने या महकमा दाखिला को सिर्फ एक ही हुक्म दिया है, और वो है कि तमाम काम छोड़ के राव अनवार की हिफाजत करो, उसके अलावा सूबे में जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम मतलब रावी चैन ही चैन लिखता है, या राव अनवार में कुछ ऐसा है कि जिसकी तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो कसम खाई हुई किसी एक सतह पर किसी ने? देखें, मैं पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं कि मियाँ अब्दुल मन्नान साहब की जितनी भी बात गुफ्तगू हुई है वो मैं सुन नहीं पा रहा, टेक्निकल वजूहात, मैं आपके स्टाफ को भी बार बार बता रहा हूँ। जी जी, अगर उसकी बात मैं सुन नहीं पा रहा कि जिस तरह की वो रिश्तेदारियां वो हमसे जोड़ रहे हैं, पहली बात ये है कि अब डान लीग के हवाले से ये खुद बताएं कि क्या रिश्तेदारियां थी और क्यों डान लीग का मसला हुआ, और उसी वजह से ये क्यों अपनी सीनियर क़यादत चौधरी निसार साहब को नाराज किए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि एक कवाली नुमा है जो साबका मिनिस्टर थे जिसको सजा भी दी गई, आज वो क्यों किचन कैबिनेट में है। तो वो तो ये आदी है इस तरह की सियासत के, तो वो जारी अपनी बात कहेंगे। दूसरी बात देखें, अदालती हुक्म जितने भी सिंध में अदालती सो मोटो ले गए, और सिंध में हर चीज के ऊपर अगर अदालत ने जितने भी अहकाम किए कोशिश करके हमने उसके ऊपर अमल किया है। और ये भी अगर सोहेल अनवर सयाल ने जाती तौर पर अगर उनको ये फैसिलिटी दी है तो अदालत नोटिस ले लेगी इस बात का। आपने देखा कि सिंध हुकूमत के जो सिटिंग एमपीए हैं शर्जील इनाम मेमन, वो अगर तिब्बी बुनियादों पर हॉस्पिटल में थे, अदालत ने नोटिस लिया और वो जेल चले गए। सर ऐसी जेल की तो लोग दुआएं मांगते हैं, ये जितने यहाँ पे हमारे मुस्टंडे हैं वो तो इस जेल की दुआ मांगते हैं। जो जेल शर्जील इनाम मेमन को हुई है उस जेल के लिए तो नफिल पड़े जाते हैं। सर नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ कि अदालती अहकामात पे अमल हुआ ना,
अभी आप उस बात को जोड़ेंगे जिसके ऊपर इल्जाम है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है, वो तो अदालत में साबित होगा। राव अनवर हो या कोई भी हो, जितने भी केस साबित। अच्छा, वैसे जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, राव अनवर को अगर सूबाई हुकूमत ने या अनवर ख्याल साहब ने जाती तौर पर अगर ये फैसिलिटी दी है तो अदालत सुबह को ही आप चले जाए, कोई भी चला जाए। गॉट इट। लेकिन मुझे एक बात बता दी, मैं सिर्फ अपनी कम इल्मी छुपाने के लिए ये सवाल पूछ रहा हूं, वरना पूछ रहा नहीं था। ये तमाम लोगों को, जितने भी चोर चक्के डकैत कातिल जो भी होते हैं, उनको इसी तरह से प्रोटोकॉल मिलता है? मतलब उनको उनके बंगलों को जो है वो सब जेल करार दे दिया जाता है, या ये कोई खास मामला है? मतलब सिर्फ एक वन लाइन। बहुत अच्छा सवाल किया, और कल ही आपको मौजूद अदालत से ये सवाल कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, आपने मेरे कंधे पर रख के चला दी, तो ये सवाल मैं स्किप कर देता हूं। उसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं किसी अदालत का जज नहीं हूं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मियां अब्दुल मन्नान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने इरशाद फरमाया और बजाय इरशाद फरमाया कि अशराफिया ने अरबों रुपए माफ़ करा के जुल्म किया। अशराफिया ने जुल्म किया, उनको 5 साल के इख्तिदार ख़त्म होने के बाद याद आया। लोगों ने अपने अकाउंट, स्विस अकाउंट्स जिसको कहा जाता था, वो उनको 5 साल ख़त्म होने के बाद याद आए। उनको वो कैंसर का मरीज़ बच्चा भी याद आया जिसने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी और ज़ाती तौर पे उनसे जरदारी साहब की शिकायत की थी कि आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क को लूट लिया। ये सारी तो जनरल नॉलेज की बातें ना, हुक्मरानों को पता होनी चाहिए। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ख्वाब गफलत में क्यों मुब्तला थे? देखिए, मेरी बात सुने। बात यह है कि जो कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से जलसों में, जो बिलावल साहब की तरफ से, जो जरदारी साहब, जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अब चूँकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, इलेक्शन सर पे है, हर आदमी, हर पार्टी बाहर आ गई है। लेकिन एक बात है, अभी मैं आजिज दामरा साहब से ज़रा दरख्वास्त करूँगा कि डॉन लीग तो एक मिसमरिज्म है ना, एक हवाई चीज़ है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वो तो टीवी पे आपने भी देखा और हमने भी देखा। राव अनवर के जितने कत्ल हैं वो अदालत ने भी सुबह मोटो लिया और तमाम मीडिया ने भी उसके जराइम दिखाए। और नहीं, ये जो इससे पहले सवाल मेरा ये सर, इससे पहले जो आपने कहा था कि इलेक्शन का मौसम शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब हवाई फायरिंग कर रहे थे, मतलब आपके कहने का ये हुआ? नहीं, हवाई फायरिंग नहीं कर रहे। इलेक्शन पे हर स्ट्रेट फायरिंग होती तो वो उनको पकड़ के अंदर करते ना। ये हुकूमत का ही तो काम है। अब हम पे जो सवाल किया जा रहा है, मेरी बात सुने, हम पे जो सवाल जो इल्जाम होगा, अब उसका जवाब आएगा। पिछले 4-4.5 साल हुकूमत ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के हालात खराब हों। अगर कोई चाहते ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई सर? अगर मुल्क में चोरी करने वाला कोई शख्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आपके जो यानी पाकिस्तान का कानून है उस पर अमल दरामद की बुनियादी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर सबसे पहले आयद होती है। आपने महज किसी मसलहत के तहत अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया तो इसमें अमनो अमान और ये सारी बातें कहां से आ गई? जरा मेरी बात सुने। क्या हमने या मीडिया ने मजहर टप्पी के जराइम, अनवर सियाल के, डॉक्टर आसम के, उज़ैर बलोच के, चीख के मीडिया रह गया है और आज तमाम के तमाम। मैं अच्छा सर, एक छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल सर, जनरल नॉलेज का सवाल क्लोज कर दिए सर, जनरल नॉलेज का सवाल ही क्लोज कर दिए सर, जनरल नॉलेज का सवाल। अवैस टप्पी, सोहेल अनवर सियाल, राव अनवर अगर आप कह रहे हैं तो, और जितने नाम आपने लिए हैं, ये सब लोग किसके, राव अनवर को हटा दें, ये सब लोग किस पार्टी के हेड को रिपोर्ट किया करते थे? आपको नहीं पता मदर टप्पी का किसके साथ तल्लक है, अनवर सियाल का किसके साथ? नहीं, मदर टप्पी नहीं है, वो अवैस टप्पी है। वो अवैस टप्पी को बुरा लग रहा होगा सर, नाम तो सही लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, मेरा भाई आसिफ अली जरदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जिन पे एक्शन और अमल दरामद सूबों ने लेना होता है, कुछ कवानीन पे अमल दरामद मरकज ने करना होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी वो प्रोविंशियल प्रीव्यू में आती थी, उनके हमने छोड़ा क्योंकि हर सूबा अपने मामलात का कानूनी तौर पे खुद जिम्मेदार है। अच्छा आजिज दामरा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जितने लोग उन्होंने गिनवाए हैं, अवैस टप्पी, सोहेल अनवर सियाल और अपने तौर पे उन्होंने राव अनवर भी कहा और कोई और नाम, हाँ डॉक्टर आसिम भी उन्होंने लिया,
सर ये सारे लोग तो रिपोर्ट किया करते थे राउंडवार के अलावा आसिफ अली जरदारी साहब को। सूबे में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुराद अली शाह, उससे पहले कायम अली शाह। क्या ये प्रैक्टिकली लॉजिकली पॉसिबल था कि आसिफ अली जरदारी साहब पर ये जो बात कर रहे हैं कि सूबों का काम था कि सूबों को उसको देखना चाहिए था, ये तो हवा में ही बात हो गई। ये तो मामला मुर्दा तो तदफीन से पहले ही बख्शा गया यहाँ। तो देखिए, नंबर 1 बात, जहां तक राव अनवार की बात कर रहे हैं तो मियां साहब क्यों भूल रहे हैं कि राव अनवार जो है वो कहां से अदालत में पेश हुआ था? इस्लामाबाद से। और जितने दिन भी वो रूपोश रहा वो इस्लामाबाद में था, और जब वो एयरपोर्ट पे आए और जब वापस चले गए तो वहां पर कौन सी पुलिस की एक्सेस थी? वफाकी हुकूमत की थी या सूबाई पिंडी पुलिस की थी? क्यों नाकाम रहे आप लोग राव अनवर को गिरफ्तार जब तक वो खुद पेश नहीं हुए? इसलिए कि आप मिले हुए थे राव अनवर से, आप शेल्टर दे रहे थे राव अनवर को। और दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस थे वो 12 थे। इन्हीं मुल्क की अदालतों ने उन्हें बाकायदा तौर पर बरी किया, और सैफुर रहमान इनकी पार्टी का आज भी मरकजी रहनुमा है। क्यों पांव पर के रोके उससे माफी ली थी उन्होंने? क्यों शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस कयूम को टेलीफोन करके फरमाइशी सजाएं दिलाने की कोशिश की थी? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब ये सुहेल अनवर सियाल साहब की और अवैस मुजफ्फर साहब की बात कर रहे हैं तो आपको आरफीन याद होगा कि आबिद शेर अली साहब के वालिद शेर अली साहब ने इन्हीं की सिटिंग लॉ मिनिस्टर सूबाई राना सनाला पे 22 कत्ल का इल्जाम लगाया हुआ था। उसका जवाब क्यों नहीं देते? तो कत्ल का हिसाब, सर कत्ल का हिसाब ले तो रहे हैं, उनको वजीर कानून बनाया हुआ है, खुली छुट्टी दी हुई है, जो चाहे कहें, जिसको चाहे कहें। ये इससे बड़ा एहतसाब होगा क्या? जबरदस्त अच्छा हिसाब किताब किया हुआ है। अच्छा सर ये मुझे बताएं, बस प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं यूरिया की बोरी इख्तिदार में आने के बाद यूरिया की बोरी 500 रुपए में देंगे। सर ये बहुत सस्ती कीमत नहीं लगाई इख्तिदार की? 500 रुपए की बोरी का मैं क्या करूंगा? मेरे तो किसी काम की नहीं है। 500 रुपए की बोरी का वो ज़राअत वाला मजदूर तो चलो समझ में आता है, वो बेचारा जो अंगूठा छाप है वो आसिफ अली जरदारी को इस बात से खुश होकर वोट दे देगा। लेकिन ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो जल्दबाजी का नतीजा नहीं था ये बयान? नहीं, देखें मुल्क के अंदर जितना भी आवाम के लिए काम किया है, और खास तौर पर रोजगार का मामला है, आप ये एक कैलकुलेट करें, मुस्लिम लीग नून की जितनी हुकूमतें आई और पीपल्स पार्टी की जितनी भी हुकूमतें आई, उसमें आप कहें कि रोजगार किस हुकूमत में मिला और कौन से हुक्मरानों पे रोजगार देने के लिए केसेस दाखिल किए गए? हमेशा इन्होंने रोजगार छीना है गरीब आवाम का। इसलिए जब आसिफ अली जरदारी साहब एक इस मुल्क के निचले हुए तबके के लिए होप अगर दे रहे हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें लोग एतमाद करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रोजगार, जॉब क्रिएशन जो है हुकूमतों की जिम्मेदारी हुआ करती है, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नाजरीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। मियां अब्दुल मन्नान और आज साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और मेरे जारहाना या आजिज़ाना हमलों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।